इस बीच हमारे साथ कॉर्पोरेट कनेक्शन में रोजाना की तरह एक मैनेजमेंट जुड़ता है। आज भी वक्त हो चुका है एक मैनेजमेंट से बातचीत करने का। हिंदुस्तान जिंक आज हमारे साथ जुड़ेंगे और कंपनी जिंक लेड, सिल्वर और कैडमियम उत्पादन में लीडिंग कंपनियों के नामों में शुमार है और कंपनी के नतीजे जो हैं वो आ रखे हैं, प्रतिमाही के अच्छे भी रहे हैं। आय की बात करें, करीब 12% के आसपास का इजाफा पे दर्ज हुआ है। मुनाफा और मार्जिन भी बेहतर रहा है। अब नतीजों के साथ साथ हम जो बातचीत करेंगे उसमें जिंक की डिमांड को लेकर क्या व्यू बनता है और क्या ज़मीनी हकीकत है, हम कोशिश करेंगे जानने की। और कीमतों पर किस तरह का प्रभाव पड़ सकता है, आउटलुक क्या है, आने वाली तिमाहियों को लेकर भी कंपनी की क्या योजनाएं हैं, इस पर चर्चा करेंगे। और हमारे साथ हिंदुस्तान जिंक के सीईओ अरुण मिश्रा जो है वो जुड़ गए हैं, लेकिन उससे पहले कंपनी के सफर पर एक नजर। भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर में लगातार बढ़ते निवेश से स्टील समेत दूसरे मेटल्स की मांग में बड़ा इजाफा देखने को मिला है। स्टील और इंफ्रा सेक्टर में बड़े निवेश से अगले 5 से 10 साल में देश में जिंक की मांग 2 गुना हो जाने की उम्मीद है और ये फैक्टर हिंदुस्तान जिंक जैसी कंपनियों के लिए किसी बड़े मौके से कम नहीं। कंपनी वेदांता ग्रुप की कंपनी है जिसमें भारत सरकार की 29.5% हिस्सेदारी है। कंपनी दुनिया में जिंक की दूसरी सबसे बड़ी और भारत की सबसे बड़ी प्रोड्यूसर है। ये चांदी का उत्पादन करने वाली दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है। भारत के जिंक मार्केट में इसका मार्केट शेयर 75% के करीब है। करीब 40 से ज्यादा देशों में इसकी मौजूदगी है। हिंदुस्तान जिंक भारत में जिंक बेस्ड बैटरी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप करने पर विचार कर रही है। इसके लिए कुछ कंपनियों से पार्टनरशिप पर बात चल रही है। साथ ही कंपनी क्षमता विस्तार के दम पर अपना उत्पादन दोगुना करने पर फोकस कर रही है। कंपनी की पहली तिमाही के नतीजे अच्छे रहे हैं। सालाना आय में करीब 12% का इजाफा हुआ है, जबकि मुनाफा और मार्जिन भी बेहतर रहे हैं। नतीजों के साथ साथ जिंक की ग्लोबल डिमांड और कीमत पर क्या आउटलुक है, नई पार्टनरशिप और क्षमता विस्तार की क्या योजनाएं हैं, इन तमाम बातों पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गया हिंदुस्तान जिंक का मैनेजमेंट। हमारे साथ जुड़ गए हैं सीईओ अरुण मिश्रा, इनसे बातचीत करते हैं। और अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। आपको इंतजार करना पड़ा क्योंकि बाजार की इस चाल को देखते हुए थोड़ा सा एक्सपर्ट से बातचीत करना ज़रूरी हमें लगा। लेकिन चलिए, जो नतीजे पेश किए गए हैं आपकी तरफ से वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे हैं। और अब ये जिंक की डिमांड के बारे में अगर हम सवाल जवाब पहले करना चाहें तो किस तरह के डायनामिक्स ग्लोबली उभरते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्या कीमतें ऊपर जाएंगी करंट लेवल से आने वाले कुछ महीनों में? हमारे उम्मीद था कि इस साल दिसंबर तक $3000 पर टन करीब जिंक का कीमत हमें मिलेगी, लेकिन ये पहले ही क्वार्टर 1 में $3000 पहुंच चुका था, तो ये सस्टेन नहीं हो पाया। अभी तो $2600 से $2700 के बीच में ही इसका वेरिएशन है। तो मुझे उम्मीद है कि दिसंबर तक ऐसी हालत में रहेगा। इस बीच में यूके का इलेक्शन हो चुका है, फ्रांस का हो चुका है, यूएस का होना बाकी है, इंडिया में इलेक्शन हो चुका है। तो सारे जो मेजर इकोनॉमीज है वर्ल्ड के पहला 5 जो इकोनॉमी है, वो सारे जगह में नया एक एनर्जी, नया होप आ चुका है एंड ये आने वाला है। मुझे उम्मीद है कि उसी के साथ-साथ इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड सब जगह में बढ़ने वाला है और जनवरी में हो सकता है कि $3000 पर टन में ये नंबर फिर से पहुंच जाए। जिंक के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो गाइडेंस दी गई है वो उच्चतम लेवल पर ही दी गई है पूरे साल की। क्या इस कॉस्ट गाइडेंस को अचीव करने को लेकर आप अभी भी आगे बढ़ रहे हैं, कॉन्फिडेंट हैं? क्या क्या ग्रोथ लेवल्स हो सकते हैं यहाँ पर? तो बिल्कुल हम अपना गाइडेंस अचीव कर लेंगे, इसलिए कि हमारे जो कॉस्ट कम हुआ है, ये केवल एक क्वार्टर का रिजल्ट नहीं है। ये लगातार कई क्वार्टर से, कई तिमाही से हम लोग देख रहे हैं कि कॉस्ट लगातार कम होते जा रहा है और ये कम होने का पीछे हम जो स्ट्रक्चरल काम किए हैं हमारे प्लांट्स में और एसेट्स में, ये उसी का नतीजा है। 2 बड़ा काम जो हमने किया है वो है कि हमारे पावर प्लांट में मॉडिफिकेशन करना, जिसके चलते हम अभी पहले जब जहाँ पर 70% इंपोर्टेड कोल और 30% डोमेस्टिक कोल ले सकते थे, अभी हम पावर प्लांट में 100 डोमेस्टिक कोल में चला सकते हैं। हमारे इस क्वार्टर में डोमेस्टिक कोल का कंजम्पशन बढ़ करके करीब 45% हो चुका है।
और एक और बड़ा काम हुआ है कि हमने जो पावर परचेज एग्रीमेंट साइन किया था रिन्यूएबल पावर लाने के लिए राउंड द क्लॉक रिन्यूएबल पावर, वो आ चुका है। अभी लगभग 8.5% हमारा जो एनर्जी है वो रिन्यूएबल है और आने वाला टाइम में इस साल का अंत तक ये बढ़ करके 30% हो जाएगा। तो ये दोनों काम के चलते हमारे ओवरऑल जो पावर कॉस्ट है वो घटेगा, तो हमारा जो ओवरऑल प्रोडक्शन कॉस्ट है वो भी कम और कम होने लगेगा। आखिरी सवाल अरुण जी, डीमर्जर को लेकर कोई खास अपडेट, अप्रूवल सरकार की तरफ से किस तरह से ये आगे बढ़ेगा, कुछ बताइएगा। नहीं, डीमर्जर अभी ये बात गवर्नमेंट और वेदांता के बीच में बातचीत चल रही है, तो जब तक बातचीत चल रही है तो उसमें हम लोग कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं। तो जब ये सारे जो क्वेश्चंस है, एप्रीहेंशंस है, जो भी इसमें कुछ पॉइंट ऑफ व्यू है, वो सारी चीज जब सॉर्ट आउट हो जाएंगे दोनों दोनों के बीच में, तब हम लोग कोई बात कर पाएंगे कि ये कब होगा और कैसे होगा। अरुण जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, तमाम सवालों के जवाब आपने दिए, धन्यवाद आपका।